हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो हम एचपी टीजीटी के सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक एग्जाम्स में आए हैं 1991 से लेके अब तक वो हम लेके आए हैं, उसकी एक पीवाईक्यू सीरीज। तो हम इसमें आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैं करूंगी 1991 का क्वेश्चन पेपर, जब फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था एचपी टीजीटी का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। First question is, the term biology for the study of living organisms was coined by। बायोलॉजी का मतलब क्या है? अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायो मतलब लाइफ, ठीक है। बायो मतलब लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। लाइफ के बारे में स्टडी करना उसको बायोलॉजी बोलते हैं। और ये किन्होंने टर्म दी थी, बायोलॉजी टर्म किन्होंने दी थी? लेमार्क एंड त्रिवायरनस, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अभी तक काफी स्टडी कर रखी है। और एरिस्टोटल ये भी बायोलॉजिस्ट ही हैं, हक्सली ये भी बायोलॉजिस्ट हैं, ये सारे बायोलॉजिस्ट ही हैं। बट बायोलॉजी टर्म लेमार्क एंड त्रिवायरनस ने दी थी। चलिए, और नीचे हमने रेफरेंस दे रखे हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी अच्छी बुक्स के हमने रेफरेंस दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे और आपको डीप कंसेप्ट जानने में भी काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग इज। अब नॉन लिविंग और लिविंग में मेन डिफरेंस क्या है? साइज तो बड़े से बड़े लिविंग है, बड़े से बड़े नॉन लिविंग है, तो साइज का कोई डिफरेंस नहीं हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है जिसे ये हमारा सेल है और इसके अंदर का सारा मटेरियल, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर सेल वॉल को हटा दे, एक्सक्लूडिंग सेल वॉल, एक्सक्लूडिंग सेल वॉल, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, इन द मूवमेंट एंड ग्रोथ, ये नहीं होता, क्योंकि अगर हम ग्रोथ और मूवमेंट की बात करें तो ग्रोथ तो किसकी होती है? माउंटेन्स जो होते हैं, जैसे मान लो कूड़े का ढेर है, तो वो क्या है? अगर हम उस पर कूड़ा डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है उसकी। कैसी ग्रोथ है? एक्सट्रिंसिक। ह्यूमंस में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसी ग्रोथ है? इंट्रिंसिक। और मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मूवमेंट नॉन लिविंग भी कर सकते हैं, आजकल तो टीवी चल रहा है हमारा, कुछ भी चल रहा है, तो वो गाड़ियां चल रही हैं, तो मूवमेंट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज। फ्लावर्स की स्टडी करना या फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करना, इन दोनों के लिए एक टर्म है एंथोलॉजी, ठीक है। इन दोनों की स्टडी को एंथोलॉजी बोला जाता है। क्लियर? चाहे फ्लावर्स की बात हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स की हो। और ये आपको अच्छे से मिलेगा, एक मैंने बुक का रेफरेंस अटैच कर रखा है, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी एंजियोस्पर्म्स बाय बीबी पांडे। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं इस बुक में। क्लियर? चलते हैं आगे। Which of the study deals with the plants and environmental relationship? अब प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके उसके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के साथ, जैसे अब अगर हम है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बायोटिक बोलते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग है उनको एबायोटिक। तो ये दोनों अगर हम बात करें तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके ही चलते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट में ये दोनों फैक्टर्स मिलके ही काम करते हैं, राइट। तो इनकी इंटरेक्शन नॉर्मल है। अगर हम धरती पे रहते हैं तो एयर, लैंड, सॉइल, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर तो हम इन पे डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल है। बायोटिक हम है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ये सारे इनसे किसी ना किसी तरीके के साथ अटैच्ड है। अगर हम एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो वाटर क्या है? एबायोटिक फैक्टर है, और सारी लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है या प्लांट्स का कोई रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप है, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे उसको, उसकी स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो बाहर, बायोलॉजी बाहर की लाइफ के बारे में स्टडी करना, उसको क्या मतलब
वो किसकी स्टडी है? बाहर की लाइफ। इसका बाहर की लाइफ अब बाहर से लेके चलो। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं, लैंड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इनको। इनकी स्टडी करना, ये तो अंदर है भाई, इन्वायरमेंट के अंदर है। एक्सोडर्मिस आउटर लेयर हुई नहीं। लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स, बिल्कुल लाइफ के बाहर की स्टडी करना, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सोबायोलॉजी। तो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स की स्टडी को एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें लाइफ इन द एयर, लाइफ इन द एयर ये क्या है? हवा में जो लाइफ है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हवा में तो बर्ड्स भी हैं, राइट? तो लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स इज आवर आंसर। नेक्स्ट, द साइंस कंसर्न्ड विद वेजिटेबल कल्चर इज। अगर हम वेजिटेबल कल्चर की बात करें तो जो साइंस इससे जुड़ी होती है उसको क्या बोल देते हैं हम? ओलेरी कल्चर। फ्लोरिकल्चर नहीं है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है। वेजिटेबल कल्चर की अगर हम बात करें तो वो फ्लोरिकल्चर ही होता है। फ्लोरी, फ्लावर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर में सब कुछ आ जाता है, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह की स्टडी, उस सबको जो कल्टीवेट करते हैं हम क्रॉप्स, उनकी स्टडी को बोला जाता है। नेक्स्ट, करियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जो करियो वर्ड है ना, ये रिलेटेड है न्यूक्लियस से। करियो वर्ड्स इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। करियो, अब जैसे आपने सुना होगा यूकैरियोटिक एक वर्ड होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की ही बात होती है। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, करियो वर्ड है इसमें तो ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक है मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब पुराना, मतलब अभी बिल्कुल एडवांस नहीं है। और इसकी ही स्टडी को क्या बोलते हैं? करियो। करियो किसको बोलेंगे हम? करियोलॉजी, न्यूक्लियस की ही स्टडी को बोल देंगे। अब बैक्टीरिया इसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक। साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म। वायरस को हम कंसीडर नहीं करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये कभी लिविंग हो जाता है, कभी नॉन लिविंग हो जाता है, अभी इसका पता नहीं है। ना ही ये यूकैरियोटिक्स में आता है, ना ही ये प्रोकैरियोटिक में आता है, क्योंकि ट्रू जेनेटिक मटेरियल इसमें है ही नहीं। जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इसका समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये अलग ही ऑर्गेनिज्म है, अलग टाइप का। तो लिविंग में भी नहीं कंसिडर होता है, ना ही इसका पता है कि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि कभी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, कभी ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट। लाइट इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे फोटो क्या है? लाइट। बायोलॉजी मतलब लाइफ की स्टडी। अब लाइट को लाइफ पे कर दो, यही हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी ही होगा, तो यही हमारा आंसर है इसका। फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये मॉर्फोजेनेसिस किससे रिलेटेड होती है? डेवलपमेंट। फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म ये लाइट का इफेक्ट प्लांट्स पे जब हम देखते हैं उसको बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। वर्नलाइजेशन होता है प्लांट्स में लो टेम्परेचर से फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाना, उसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं। और फ्लावरिंग किस पे डिपेंड कर जाती है? लो टेम्परेचर। जितना हम उनको लो टेम्परेचर से एक्सपोज करते हैं, फ्लावरिंग टोटली उस पर डिपेंड हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाता है फोटोबायोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ। अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर किस में आती है? हॉर्टिकल्चर में आती है, ठीक है। एंटोमोलॉजी ये इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, बॉटनी प्लांट्स की, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर जैसे ही होती है। तो फ्लोरिकल्चर किसके अंडर आती है? हॉर्टिकल्चर। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज इज नोन एज। ऐसी ब्रांच जो श्रब्स और ट्रीज से की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। Dendrology is the study of shrubs and trees. Dendro word is related to trees. Dendrons is trees. ठीक है, तो लॉजी मतलब स्टडी, तो हमारा आंसर हो जाता है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। अच्छा, अब आपने कभी ऐसी जगह होती है यहाँ पे हमारी आंखें स्कैन होती हैं या हाथ स्कैन होता है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो उसमें क्या होता है कभी हमारा हाथ स्कैन, हम थंब लगाते हैं और स्कैन हो जाता है, हमें एंट्री मिल जाती है, कई जगह पे होता है।
राइट। और कई बार क्या होता है, हमारी आंखें स्कैन होती है, जैसे फोन में हो जाती हैं, लैपटॉप में हो जाती हैं हमारे, राइट। तो उसको बोल देते हैं हम बायोमेट्री, बायोमेट्री बोलते हैं ना उसको। उसकी मतलब इसको बायोलॉजिकल डेटा को स्टडी करना स्टैटिस्टिकल मेथड से। बायोलॉजिकल डेटा को, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें स्टैट्स पढ़ता है, हम डेटा को स्टडी करते हैं, उसको स्टैटिस्टिकल मेथड बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच भी है जिसमें हम बायोलॉजिकल डेटा को ही स्टडी करते हैं। तो बायोमेट्री आ जाएगा हमारा। केमिकल बॉन्ड नहीं यार, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर एक स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। काई स्क्वायर ही एक स्टैटिस्टिक्स का ही मेथड है जिसमें हम डेटा की ही स्टडी करते हैं, बट उसकी स्टडी के लिए नहीं बोलते, क्योंकि काई स्क्वायर क्या है, एक मेथड है, उसी में एक मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज कॉल्ड। न्यूक्लियर साइटोलॉजी, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे? करियोलॉजी, अभी अभी बताया। न्यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्रेन, माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई, राइनोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक वायरस होता है राइनो वायरस, उसकी स्टडी को बोला जाता है, ठीक है, उसकी स्टडी को बोला जाता है राइनोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रीज बाय काउंटिंग एनुअल ग्रोथ रिंग इज नोन एज। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो ट्रीज की स्टेम होती है ना, उसमें इस टाइप से कुछ ऐसे रिंग्स बन जाती हैं, जिसके मतलब जिसको देख के, अगर हम उनको काउंट करें तो उससे क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना ट्रीज में, तब ये रिंग्स बनती हैं। और इन रिंग्स को एनुअल रिंग्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इससे हम ट्री की एज पता लगा सकते हैं, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को डेंड्रोट्री क्रोनोरिंग्स या एज लॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसके लिए टर्म आ जाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या हुआ, जो इसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सीजनल फ्लावरिंग इन श्रब्स एंड ट्रीज इज नोन एज। सीजनल फ्लावरिंग, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, फ्लावरिंग की, फ्लावर्स की स्टडी करना या फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करना, वो क्या होती है, एंथोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके लिए एक टर्म है एंथोलॉजी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इज नोन एज। एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीजेंस होते हैं बाहर से अगर कोई हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है। एंटीबॉडीज क्या है, हमारी जो WBCs है, मतलब हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, अपने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है उसके अगेंस्ट। अब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वो क्या करेगा, WBCs को बोलेगा एंटीबॉडी स्क्रीट करो। ये सिमिलर है, मान लो हम इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में हमारे कश्मीर में तो कुछ विवाद कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बाहर से कोई आतंकवादी आ गया, बाहर से कोई टेररिस्ट आ गया कश्मीर में। टेररिस्ट कौन है? एंटीजन। टेररिस्ट कौन है? एंटीजन। और हमारे जो आर्मी वाले हैं वो है एंटीबॉडी, ठीक है, हमारे जो आर्मी वाले हैं वो है एंटीबॉडी। ये क्या करेंगे, एंटीजन से बाइंड करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, बस सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। अब जब आर्मी और टेररिस्ट की इंटरेक्शन होगी तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन उसी को बोल देते हैं, और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी है जो एंटीबॉडीज खत्म करने की कोशिश करेंगी एंटीजन को। क्लियर। तो इसी की स्टडी को बोल देते हैं सीरोलॉजी, सीरोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। और जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडीज होती हैं वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है WBCs को बोल के। WBCs ही वो है जो इनको एक्टिवेट करवाई, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस जेनेटिकली इज। अब इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, जेनेटिक से हम क्या कर सकते हैं, जो बीमारियां वगैरह है, मतलब इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि अगर कुछ इंफीरियर फीचर्स है, लाइक कोई डिजीज हो रही है, जेनेटिकली हो रही है, तो हम उन डिजीज को हटा पाए, इंप्रूव कर पाए, तो वो ह्यूमन रेस में हम कैसे करेंगे, हम जीन्स की स्टडी किसके थ्रू करते हैं, जेनेटिक्स के थ्रू,
ठीक है, हेरिटेबल चेंजेस है। अब ये क्या है, हेरिटेबल चेंजेस है। अब हेरिटेबल चेंजेस मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हमें आए हैं। अब हमने रेस को इम्प्रूव करना है, मतलब आगे वाली जनरेशन को इम्प्रूव करना है, चाहे वो डिजीज की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। अब इंफीरियर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मान लो कुछ डिजीज है जो इंफीरियर कैरेक्टर से ही आती हैं, अब उनको हमें हटाना है, उन डिजीज को हटाना है, उसको बोलेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस जेनेटिकली। अब हमें जीन्स में जाना पड़ेगा अगर वो जेनेटिक डिजीज है, राइट। तो इसी को बोल देते हैं यूजेनिक्स, इसी की स्टडी को बोलते हैं यूजेनिक्स। क्लियर। नेक्स्ट, द रीसेंट ब्रांच ऑफ टेक्सोनोमी इज, टेक्सोनोमी की रीसेंट ब्रांच जो अभी अभी आई है वो है करियोटेक्सोनोमी। करियो मतलब न्यूक्लियस के ऊपर, और ये किससे रिलेटेड है, जो करियोटेक्सोनोमी है ये टोटली रिलेटेड है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे बेस्ड है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की मैंने नीचे बुक दे दिया, आप अच्छे से इस पे काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें काफी डिटेल में दे रखा है। नेक्स्ट, आई हैव द सेम कलर ऑफ आईज एज माई मदर। दिस स्टेटमेंट फॉल्स अंडर, मेरी आंखें मेरी मम्मा से मिलती हैं। ठीक है, अब ये मैं हूं, F1 जनरेशन रख लो इसको, ये मेरे पेरेंट्स हैं। अब उनके कैरेक्टर्स मेरे में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यही तो जेनेटिक्स है। पेरेंट्स के कैरेक्टर आना, इसी को तो जेनेटिक्स बोलते हैं। हमें पता है एक क्रोमोसोम मम्मा से आया है, एक क्रोमोसोम पापा से आया है, ये वाला जो हमारे जीन को डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी भी 22 पेयर्स में हाफ हाफ क्रोमोसोम मम्मी पापा से आए। तो अगर मम्मा की ब्लू आईज है, मेरी भी हो सकती है। ठीक है, अब पापा की ब्लू आईज है तो मेरी भी हो सकती है, वो करेक्टर मेरे में भी आ सकता है। अब ये किस में पढ़ रहे हैं हम, जेनेटिक्स में। जीन्स का जो हेरिटेबल चेंजेस हम में होते हैं, हेरिटेबल चेंजेस की स्टडी करना, हेरिटेबल करेक्टर्स की स्टडी करना, या चेंजेस लिख लो, करेक्टर्स लिख लो, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, माई बॉडी मेंटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरी बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है। ठीक है, होम्योथर्म्स ये टर्म होती है हमारे लिए, होम्योथर्मिक मतलब हमारी जो बॉडी है, हमें सर्दियों में क्या करना पड़ता है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। गर्मियों में क्या करना पड़ता है, एसी लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इवन ये तो हम बाहरी चीजें हैं, इवन हमारी बॉडी भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। वो कैसे, गर्मी लग रही है, पसीना आता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। गर्मी लगी, पसीना आया, तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, पसीना आएगा, इवेपोरेशन हुई, और इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। इवेपोरेशन हैज कूलिंग इफेक्ट, राइट। अब मान लो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है तो क्या करेगी हमारी बॉडी, क्या करती है, शिवर करती है। शिवर कर रही है मतलब हमारी बॉडी काम पे लग रही है थोड़ा सा, और जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हम करते हैं ना हाथों को इस तरह से रब करते हैं सर्दियों में, तो इससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे हमारी बॉडी जब शिवर करती है उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की खुद भी कोशिश करती है, हम तो करते ही है। तो ये सारा आता है इकोलॉजी के अंदर। Next, I have observed a stained preparation of a section of leaf under the microscope. This statement falls under. अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं, या तो स्टडी पे आ रखे हैं कि इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, और या तो इस पे आ रखे हैं कि ये स्टेटमेंट किस पे फॉल करती है। तो ये काफी पुराना पेपर है, बट ये सारे आपसे डिस्कस इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। और पेपर का पैटर्न, हम सारे पेपर डिस्कस करेंगे तो पेपर का पैटर्न भी आपको उसी से पता चलेगा। चलिए, पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, अब कैसे आते हैं, रिपीट होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इसी से पता चलेगी। अब ये अगर मैंने लीफ का सेक्शन देखना है माइक्रोस्कोप के अंडर, अब ये किसके अंडर आती है चीज, ये आएगी सेल बायोलॉजी के अंडर। क्योंकि सेल की स्टडी करेंगे ना हम, लीव्स में गार्ड सेल्स की स्टडी करेंगे, कभी कोई स्टडी करेंगे, तो वो सारा किसके अंडर आएगा, सेल बायोलॉजी के अंडर। क्लियर। नेक्स्ट, वी एंड एप्स हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। ये जो टर्म है ये दी थी डार्विन ने। ठीक है, अब डार्विन
ने क्या स्टडी किया है, जेनेटिक्स की स्टडी की है। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन ये सारी चीजें उन्होंने ही दी है। डार्विन फिंचेस आपने सुना होगा। अब कॉमन एंसेस्ट्री वी एंड एप्स, एप्स और हम काफी रिलेटेड हैं। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब हमारे एंसेस्टर सेम है, मतलब एक ही ब्रांच से हैं। ये है हमारे एंसेस्टर्स और ये हम हैं ह्यूमंस एंड ये है एप्स, ठीक है। और भी हो सकते हैं बड़ी सारी चीजें, बट यहाँ पे एप्स और ह्यूमंस की बात हो रही है। तो एंसेस्टर सेम है हमारा, और ये टर्म किसके अंदर, ऑब्वियसली जेनेटिक्स के अंदर, क्योंकि जेनेटिक्स में ही हम सीखते हैं कि अगली जनरेशन के बारे में। सॉरी, जेनेटिक्स के अंडर नहीं, एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, मुझे लगा कुछ गलत कर दिया, एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि पुराने जितने भी एंसेस्ट्री वगैरह है वो एवोल्यूशन में ही स्टडी की जाती है। अब एवोल्यूशन में दो टाइप के, अब इसको हम बोल देते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि हमारे जो एप्स हैं वो थोड़े हमसे अलग हैं, ठीक है, डाइवर्ज हुए हैं थोड़े, उनके जो हाथ हैं वो लटकने के लिए, कभी कुछ करने के लिए है ना यूज हो सकते हैं। और ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के हाथ हम मतलब एप्स की तरह नहीं है, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। हमारे एंसेस्टर सेम है बट आगे जाके हम अलग हो गए। क्लियर, इसको स्टडी करते हैं हम एवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट, कोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कोरोलॉजी की हम बात करें तो इसमें क्या हम करते हैं स्टडी कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, पूरे वर्ल्ड में रख लो, जहां भी रख लो, कि किसी भी पूरे ऑर्गेनिज्म का या किसी भी रेस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, किस तरह से फैली, मतलब यहाँ ज्यादा है वहां कम है। अब अगर हम इसके एग्जांपल दें, ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या है, वेजिटेशन ज्यादा है और पेड़ कैसे हैं, एंजियोस्पर्म्स ज्यादा है, ठीक है, मैंगो वगैरह सब ज्यादा है, ठीक है। वहीं अगर हम टेम्परेट की बात करें तो टेम्परेट में क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है। जैसे पहाड़ों की तरफ हम जाते हैं तो पहाड़ों की तरफ जिम्नोस्पर्म्स आने स्टार्ट हो जाता है, पाइनस आ जाता है, चील के पेड़ जिसको बोलते हैं। मैंगो वगैरह कहाँ होते हैं, मैंगो वगैरह हमारे यहाँ होते हैं, मतलब गर्मी में हो जाते हैं। पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो पाइनस एंड ऑल हो जाएंगे। तो यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे कोई रेस या कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे जो एरिया में, उसी को बोल देते हैं हम कोरोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए फिर ये आज हमारे 1991 के सारे बॉटनी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसमें कुछ zoology के भी थे, बट क्योंकि तब ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसीलिए ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। आगे आगे हम सारे सीरीज करेंगे डिस्कस। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 1992 के क्वेश्चन पेपर में।